स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्टअप ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करें। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करना और सब कुछ कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सारे स्टेप्स इसके क्लियर होते जाएंगे। पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले हम इसकी इंट्रो करेंगे। इंट्रो में क्या लिखा है? अगर आप कोई भी एंटरप्राइज, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है, तो आपकी सक्सेस और आपका फेलियर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया है। बिज़नेस तो बहुत सारे ओपन होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि भी जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे वो सारे प्रॉफिटेबल ही होंगे। ये बात तो कंपैशन नहीं है। तो उसके लिए ये क्या बोलता है कि भाई हर एक एंटरप्राइज को अगर वो सक्सेस होता है या वो फेल होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा प्रोजेक्ट लेके चलते हो, ठीक है। इंट्रो में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हो। जो आप प्रोजेक्ट चूज़ करते हो उसके बाद आप उसके आउटकम देखोगे कि भाई मेरे को मेरे प्रोजेक्ट से कितने आउटकम मिलते हैं और मेरे को ये प्रॉफिटेबल देगा या नहीं देगा। एनालाइज हर कोई करता है, ठीक है। और हम क्या एनालाइज करते टाइम हम उसके रिस्क भी देखेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में मेरे को कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है। इसी के लिए आया था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो देखो यही होता है, हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं हम, तो हमें प्लानिंग, ठीक, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। देन अब तुमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, स्टेप्स तो सारे आएंगे इसमें, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, मतलब कंट्रोलिंग पे जा रहा है। आप अगर प्लानिंग करते हो तो आप साथ के साथ कंट्रोल भी तो देखते हो ना उसका, कि भाई हाँ उसमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, क्या हमें कुछ अच्छा करना है कि मेरा प्रोजेक्ट और अच्छा हो जाए, उसके रिस्क रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसलिए पीपीसी एक एलिमेंट आया था। उसके साथ साथ पीपीसी आने का कारण क्या था कि भाई ये कम्युनिकेशन अच्छा करता है हर किसी में, क्योंकि इसने दोनों स्टेप्स इंक्लूड कर लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लानिंग भी और कंट्रोल भी। ये कम्युनिकेशन को तो अच्छा करता ही है, साथ के साथ देखो अगर किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप आ गया तो ऑटोमेटिकली वो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, ठीक है। उनमें तो कम्युनिकेशन, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लैक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ना। तो वो कहता है यहाँ क्या होगा, एक तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्या होगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है उसमें रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तभी तो आप इंक्रीज़ कर पा रहे हो ना सक्सेस रेट पे। जितना ज़्यादा हाई जा पाओगे आप उतना ही कम आपका जो आपका रिस्क है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही सब हमें इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें यही सारा करना है। मतलब बुक का नेम क्लियर हुआ अभी, ये पीपीसी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके मीनिंग पे, ठीक है। मीनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। अब वो कहता है कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है वो बोलता है अब ऑटोमेटिकली है कि भाई हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट एक ऐसी स्कीम होती है या कोई एक ऐसा डिज़ाइन, या मेरे को कोई प्रपोजल आया कि भाई मैं अपना पैसा यहाँ लगा सकती हूँ या मेरी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पैसा लगा सकते हो, या कोई एक आपने डिज़ाइन बनाया कि भाई मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, या कोई प्रपोजल आपको दिया गया है, ठीक है। और अगर आपने वो एक्सेप्ट किया है तो अब क्या होगा, आप क्या चाहते हो, उसे अचीव करना चाहते हो, तभी तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना। ए प्रोजेक्ट इज ए
होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट। और हम क्या चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हमने उसमें लगाए हैं हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, तभी तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कभी बहुत रेयर है ये जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं ना, ये एक प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट करते हैं जहाँ इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, अदरवाइज़ हम सब तो प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट करते हैं। तो ये बोलता है कि भाई प्रोजेक्ट का क्या मेन बेनिफिट, क्या मेन काम क्या है उसका, वो कहता है इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज। अब प्रोजेक्ट के अंदर ये भी नहीं है कि मिनिमम एक्टिविटीज़ है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं इसमें। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे आपको इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, आपको कॉम्पिटिटर को देख के अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा कर पाओगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे आप। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आपको उन्हें बेटर से बेटर, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है ताकि आप बेनिफिट्स ले सको, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वही बात बोली हुई है डेफिनेशन में भी, प्रोजेक्ट एक स्कीम होती है या एक स्कीम का पार्ट भी होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं, ठीक है, ए पार्ट ऑफ स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज। अब ये क्या बोलता है कि हाँ ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ आप अपने रिसोर्सेज लगा सकते हो। अगर आपने वहाँ अपने रिसोर्सेज लगाए उसके बाद आप क्या करोगे, टाइमली उन्हें एनालाइज करोगे, इवेल्युएट करोगे कि भाई मेरा वो काम कंप्लीट हो भी रहा है या ऐसे ही है, ठीक है। एक तरह से जो हम प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उसमें लोड्स ऑफ अमाउंट लगता है, कैपिटल तो उसमें बहुत सारी लगती है ना, तभी तो आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाते हो। तो वो चीज़ होती है कि भाई प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, हम अपना जो हमारी कैपिटल है हम अपनी बहुत सारी कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्यों करते हैं, उससे गेन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो, अब ये बोलता है कि भाई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। प्रोजेक्ट बताया किसने है, आया कहाँ से प्रोजेक्ट, किसने बोला तुम्हें कि भाई यहाँ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ या वहाँ लगाओ, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डेवलप हुआ कहाँ से। बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, देखो किसी के पास तो आइडिया होता है, ये बात तो पता है, किसी के पास आइडिया होते हैं, किसी के पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों चीज़ें मिल जाएं तभी वो एंड तक पहुंच पाती है, तभी वो प्रोजेक्ट या वो इन्वेस्टमेंट हमें बेनिफिट दे पाती है। उसके बाद आते हैं कि भाई सोर्सेज क्या है, आइडियाज़ कहाँ से डेवलप हुए आपके पास कि भाई मेरे को क्या प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे को कहाँ पैसा लगाना है, मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से आए आपको आइडियाज़। सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमीज़ एंड द इकोनॉमी, आपको या तो आपको नॉलेज है, ठीक है, या आप क्या करते हो, आप अपनी इकोनॉमी को पूरी को स्टडी करते हो कि भाई मेरी इकोनॉमी में किस चीज़ की ज़रूरत है या मेरे को कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो कि भाई हाँ जहाँ मेरे को लगता है कि जहाँ पैसे की कमी है मेरे को वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पहले अपने पूरी इकोनॉमी को समझा आपने। सेकंड आता है, अगर देखो नीड्स तो बहुत जल्दी चेंज होती हैं पीपल्स की, ठीक है, जैसे अब जो पुअर पीपल होता है उसकी नीड्स कुछ और है, थोड़ा मीडियम है, जो मीडियम इनकम आती है जिसकी उसकी नीड्स कुछ और है, रिच है उसकी कुछ और। अब पुअर हमेशा पुअर नहीं रहने वाला और मीडियम हमेशा मीडियम नहीं रहने वाला, अपर तो हो ही रहे हैं ना, हर कोई अपना इंक्रीमेंट कर ही रहा है। तो बंदों जैसे जैसे इंसान की नीड्स चेंज होती है ना वैसे वैसे क्या होता है, चेंजिंग नीड्स। अगर आपने उनकी नीड्स देखी कि भाई उसकी नीड्स क्या क्या चेंज हो रहा है उसकी नीड्स में, तो आप वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हो कि भाई यहाँ उसकी नीड्स चेंज हो गई, ठीक है। अब पहले वो क्या था, देखो पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। अब जैसे जैसे नीड्स बदलने लगी, लोगों के पास इनकम ज़्यादा जनरेट होने लगी तो वहाँ से नीड्स चेंज हुई, उसके बाद कलरफुल टीवी आए, उसके बाद एलसीडीज आई, अब एलईडीज आ गए, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये ऐसे नीड्स चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि भाई जैसे जैसे अगर मैं उससे कुछ बेटर बना सकती हूँ, मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है तो मैं वो स्टार्ट कर दूँगी, मैं अपना वहाँ प्रोजेक्ट लगाऊंगी। उसके बाद आता है एमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी चलता है,
चलता ही है। ट्रेंड कहते हैं ना, इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, जैसे बोलते हैं फैशन ट्रेंड चल रहा है, इस चीज़ का फैशन है, ठीक है। जैसे अभी हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि भाई जैसे अभी हम फ़ोन्स के बारे में अगर बात करें कि देखो भाई कितनी जल्दी जल्दी फ़ोन चेंज होते रहते हैं। अगर आपने कोई इस साल फ़ोन लिया, नेक्स्ट ईयर क्या वही फ़ोन आपके पास अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसका कोई और मॉडल आ जाएगा, फिर हमें क्या लगेगा कि नहीं भाई ये तो पुराना है, नहीं मार्केट में नया ट्रेंड आया, मेरे को तो नया चाहिए, ठीक है। तो आप नया ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बहुत जल्दी बदलते हैं, ऐसे ही फैशन का बदलता है, ठीक है। हर चीज़ का ट्रेंड चेंज होता है ना। हम पुराने पे क्यों नहीं बैठेंगे। उसके बाद वहाँ से भी आइडिया डेवलप हो रहा है हमें कि भाई हाँ इस बार ये चीज़ आई है, नेक्स्ट अगर कुछ नया आएगा तो मैं नया ट्रेंड का कुछ लेके आऊँगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। उसके बाद एक्सेसिव रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। कई लोग ना पढ़ के सीखते हैं, रीडिंग करके, ट्रैवलिंग करके, जिनके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते हैं आइडियाज़, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज एंड मेथड। देखो बहुत तरीके के सोर्सेज और बहुत तरीके के मेथड होते हैं, ये तो सिर्फ इन्होंने 4 दिए हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि 4 ही तरीके से आपके पास सोर्सेज आए कि भाई आइडिया कैसे डेवलप होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर को देख के आइडिया डेवलप हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को देख के हो सकता है, तो बहुत सारे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि भाई बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल होते हैं, एक पर्सन को बस ये पता होना चाहिए कि उसे किस चीज़ से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, ठीक। और एक ना वो ये होना चाहिए कि भाई वो कम क्रिएटिव ना हो, जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उसकी चीज़ की उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। और एक वो पुराना ना सोचे, ट्रेडिशनल ना लेके आए, ट्रेडिशनल तो कोई पसंद ही नहीं करता, नई नई टेक्नोलॉजीज आज हर कोई पसंद करता है। तो उसका दिमाग जो है ना वो क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी जब जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएगा, और जितना ज़्यादा वो नए से नया प्रोजेक्ट लेके आ पाएगा उसके जो चांसेस हैं डेवलप होने के वो उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर तो उसके बाद कोई कॉम्पिटिटर आके उसका आइडिया ग्रैब कर लेगा और फिर वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ, ठीक है। जो हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि भाई लिमिटेड, बहुत तरीके हैं आइडियाज़ आने के। उसके बाद आता है कि भाई उसके बाद बोलता है कि भाई कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, आप कितने तरीके के आपके प्रोजेक्ट या कितने तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत सारे तरीके की इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत वैराइटीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, क्वान्टिफिकेबल एंड नॉन क्वान्टिफिकेबल। क्वान्टिफिकेबल तो पहले वर्ड से ही क्लियर है कि भाई जिसमें क्वांटिटी आ गई, ठीक है, नंबर आ गए। अब वो कहता है जिस प्रोजेक्ट का आपको पता है कि भाई वो आपको क्वांटिटी के बेस पे, नंबर्स के बेस पे आपको बेनिफिट दे रहा है कि भाई मेरे को, जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा, नॉन क्वांटिफिकेबल। अब हर कोई देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट है जिसे आप मेज़र कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट है जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटिफिकेबल कैसे बोलता है कि भाई जैसे मान लो कि वो, जैसे उसने बोल दिया कि भाई उसने इतनी पावर जनरेशन की है, बिजली बनाई है उसने इतनी, उसे वो देख सकता है कितने वाट बनाई है उसने बिजली, इस देख सकता है ना। तो उससे उसे वो क्या कर सकता है, क्वांटिफिकेबल है, वो काउंटिंग्स में है। लेकिन जो नॉन क्वांटिफिकेबल होगा वो काउंटिंग्स में नहीं होगा, उसके बेनिफिट मिल रहे हैं लेकिन आप उसे उतना काउंट नहीं कर सकते। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप हेल्थ से रिलेटेड स्टार्ट करते हो, वेलफेयर से रिलेटेड स्टार्ट करते हो, वहाँ कोई काउंटिंग तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे को इतना बेनिफिट हो गया या मैंने इतना कर दिया। क्वांटिफिकेबल होता है जो मेज़रेबल होता है, और नॉन क्वांटिफिकेबल बेनिफिट्स होते हैं जो मेज़रेबल नहीं होते, जिन्हें आप मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेक्टरल प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कहते हैं ना कि भाई उसने अपना सेक्टर चूज़ कर लिया और उसने अपना जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसने वहीं लगा दी। सेक्टर होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर सोच रखा है कि भाई मेरे को अपना प्रोजेक्ट उसी में ही करना है, ठीक है। ये भी बहुत आगे जो ये सेक्टरल प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये भी आगे फर्दर डिवाइड तो नहीं कह सकते, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं कि भाई कितने तरीके के सेक्टर्स होते हैं।
सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइन सेक्टर। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट लगा सकते हो। ठीक, आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने देखा ही है कि भैया एग्रीकल्चर की भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, वो भी नई नई इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं, नई नई मशीनरीज को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है इरिगेशन एंड पावर सेक्टर। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट करना है, इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर जा रहे हो तो वहाँ इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो कहता है इरिगेशन या पावर सेक्टर, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्री तो है ही, देखो ये तो हम सबको पता है कि अगर आप कोई नई इंडस्ट्री ओपन कर देते हो, माइनिंग सेक्टर कोई ओपन कर देते हो, तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, वो भी आपका सेक्टरल में आ जाएगा। उस एक है, एक और होता है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सेक्टर। आप कहाँ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, जैसे कम्युनिकेशन में, आजकल कम्युनिकेशन का कितना डिमांड हो गया है ना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, पहले था इतना, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो वो कहते हैं कि भाई हमें सेक्टर चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस सेक्टर में जाना है जहाँ हम अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जहाँ हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम यही सोच के लगा रहे हैं ना कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कहता है, थर्ड आता है टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट। टेक्नो इकोनॉमिकल जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले होता है फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी प्रोजेक्ट, कि भाई जो आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसको आपने डिवाइड किया है कि आपका किस तरीके का हो सकता है। आप कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव हो, कि आपके पास जो आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्टअप लिया है उसमें आपने ज़्यादा पैसा कैपिटल में लगाया, कि मशीनरी खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी लेने में, या और प्रोडक्ट्स लेने में, ठीक है, उसमें ज़्यादा खर्चा किया आपने, तो वो होगा कैपिटल इंटेंसिव। दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया और उनसे काम करवाया, उन्हें वर्क दिया, तो वो होगा लेबर इंटेंसिव। ठीक है। फैक्टर 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल इंटेंसिव, सेकंड वन लेबर इंटेंसिव। ये आपकी बुक में ना सारा दिया हुआ है, एक बार आप वहाँ से ज़रूर स्टडी करना। उसके बाद आता है कॉइजेशन ओरिएंटेड। कॉइजेशन ओरिएंटेड क्या होता है, ये भी कॉइजेशन ओरिएंटेड होता है, जो कि बेस करता है किसी और पे, किसी और चीज़ पे। किसके ऊपर बेस करता है, कि उस चीज़ की वो जो चीज़ है, जो वो प्रोजेक्ट है या उसकी क्लासिफिकेशन है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस है, या तो वो डिमांड पे बेस होगा, ठीक है, या वो रॉ मटेरियल। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने प्रोजेक्ट ही ऐसा स्टार्ट किया है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट तो ऐसा हो सकता है कि भाई उस चीज़ की डिमांड है, आपको पहले ही पता है कि भाई उसकी डिमांड है, तभी आपने वहाँ पैसा लगाया। दूसरा कहता है रॉ मटेरियल बेस। रॉ मटेरियल का मतलब आपको उसका रॉ मटेरियल ना जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाता है, अभी आपको वो अवेलेबल हो जाता है तो ही आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। क्यों, आपको पता है कि भाई कमी तो होनी नहीं प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल की, तो इसलिए आपने क्या किया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। थर्ड वन आता है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड, कि भाई आपने कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ी की, ठीक ठीक की, या ज़्यादा की। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि भाई कितना साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट तो 3 तरीके की होती है, थोड़ी भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, और मीडियम भी कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग देखते हो। फोर्थ आता है स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है किसी और को देख के। कोई अगर मान लो किसी ने कोई चीज़ स्टार्टअप किया, आपने अपने कॉम्पिटिटर को देख के कोई स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई अगर वो ये काम ऐसे कर रहा है ना, अगर उसकी कपड़े की दुकान है तो मैं क्या करता हूँ भाई। अब देखो हर कोई यही सोचेगा भाई मैं पहले सूट लूँ, जैसे गर्ल्स का है, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं चल पहले सूट लेते हैं, उसके बाद उसकी स्टिचिंग कराएंगे, ठीक है। फिर हम सोचेंगे कि भाई क्यों हम स्टिचिंग पे पैसा लगाएं, अगर हम रेडीमेड ही ले लें तो हमारा स्टिचिंग का पैसा बच गया। तो उसने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर को देख के उसने रेडीमेड गारमेंट बनाने शुरू कर दिए, उसकी फैक्ट्री लगा दी, तो वो हो जाएगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उसने स्ट्रेटेजी बना के अपने कॉम्पिटिटर को देख के फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट किया।
दूसरा इसमें क्या है, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई आपने क्या किया, जो आपके पास पुराना था ना, आपने उसे बदल के नया ले लिया। क्या मतलब, सॉरी, वो कहता है रिप्लेस कर दिया, आपने पुरानी मशीन्स को रिप्लेस कर दिया और नए वाली ले आए। ठीक है, और उससे क्या किया आपने, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया या उसे रिप्रेजेंट कर दिया, उसे बोलते हैं टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब क्लासिफिकेशन तो देखो, प्लानिंग और कंट्रोल तो चैप्टर हमने देखा है, बुक का नाम है, तो हम प्लानिंग और कंट्रोल के बेस पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कैसे, सबसे पहली होती है मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट। मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इसके अंडर ही है ये पॉइंट्स, इसके सब पॉइंट्स लगा लो। मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है जहाँ तुम्हें पैसा लगाना ही पड़ेगा, जितना मर्जी ट्राई कर लो वहाँ तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, ज़रूरी है। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, अगर तुम कहीं फैक्ट्री लगा रहे हो या कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो अगर वहाँ वो चीज़ आप पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसके इक्विपमेंट आपको चाहिए ही चाहिए उसे रोकने के लिए। ठीक है, वो है मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट, उसके बिना नहीं चलेगा। सेकंड वन आता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट बदलना, या तो वो ख़राब हो गई या वो टूट गई, कुछ भी हो सकता है, या वो पुरानी हो गई। ठीक है, तो वो रिप्लेस करना उस इन्वेस्टमेंट को, वो कहता है यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और चाहिए। एक ही चीज़ लाइफ टाइम तक तो नहीं चलेगी, बदलनी तो पड़ेगी ना वो। तो वो कहता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आपको टेक्नोलॉजी को देख के भी चेंज करना पड़ सकता है, या आपकी चीज़ ख़राब हो गई। उसके बाद थर्ड आता है एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना। एक्सपेंशन तो पता ही है, इजी है कि आपको आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है और आपको लगता है कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट को या अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कहता है डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पता ही होता है, पहले आप एक ही प्रोडक्ट में काम कर रहे थे। एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ाना, काम को बढ़ाना। और डाइवर्सिफिकेशन, पहले आप एक चीज़ में डील कर रहे थे, अब आपको लगता है कि मेरे को और चीज़ों में भी डील करना चाहिए। ठीक है, जैसे सैमसंग की कंपनी है, फ़ोन्स में डील करती थी, उसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना उसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सैमसंग की बोल सकते हैं हम, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उसके बहुत सारे हैं ना, तो वो होते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्स कर देती है, अपने आप को बढ़ा देती है, अपने नए नए प्रोडक्ट लेके आती है। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज। उसके बाद आता है रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। अब आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी टाइमली कि भाई कुछ नया बनाना हो, या कोई मार्केट में कोई और तो नहीं आ गया मेरे जैसा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी और वहाँ इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट इसका, मिसलीनियस इन्वेस्टमेंट। मिसलीनियस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ज़रूरी है कि बस सिर्फ इतने ही इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको बिजनेस में, और भी बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस को सेट ऑफ किया, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, वो फ्री में तो होने नहीं वाला, वो भी पैसा मांगेगा। तो वो कहता है बहुत सारे होते हैं, अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बनाने हैं, पब्लिक रिलेशन तभी अच्छे बनेंगे अगर आप कुछ पैसा लगा रहे होंगे, लोगों को खुश कर पाओगे। तो ये सारे वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है क्लास, बाकी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।